नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ग्लोबल 1000 में, जहां हम आपको देश और दुनिया की उन हस्तियों की ज़िंदगी के सफ़र में ले चलते हैं जिन्होंने इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज कराया है। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। ब्रिटिश शासन से भारत को आज़ाद करवाने के लिए अपने प्राणों का हंसते हंसते बलिदान देने वाले शहीद आज़म भगत सिंह जी ने जहां एक ओर अपनी देशभक्ति से विदेशी हुकूमत को घुटने पर लाने का काम किया, तो वहीं दूसरी ओर अपने विचारों से स्वतंत्रता के संघर्ष में अलग अलग बटे भारत को एक करने का काम किया। उनके विचारों से पूरे भारत में स्वाधीनता की लहर और तेज हो गई। उनके जीने के तरीके और विचारों से आज भी हर भारतीय प्रेरणा लेता है। देश के नौजवानों को उनका व्यक्तित्व हमेशा प्रेरित करता रहेगा। भगत सिंह का जन्म 27 सितंबर 1907 को लायलपुर जिले के बंगा वर्तमान पाकिस्तान में हुआ था। उनका पैतृक गांव खटखड़ कला है जो पंजाब भारत में है। भगत सिंह ने अपनी 5वीं कक्षा तक की पढ़ाई गांव में की और उसके बाद उनके पिता किशन सिंह ने दयानंद एग्लो वैदिक हाई स्कूल लाहौर में उनका दाखिला करवाया। बहुत ही छोटी उम्र में भगत सिंह महात्मा गांधी जी के असहयोग आंदोलन से जुड़ गए थे, लेकिन वह करतार सिंह सराभा और लाला लाजपत राय से अत्यधिक प्रभावित थे। उस समय भगत सिंह करीब 12 वर्ष के थे जब वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इस हत्याकांड ने इनके बाल मन पर बहुत गहरा प्रभाव डाला। तब भगत सिंह ने लाहौर के नेशनल कॉलेज की पढ़ाई छोड़कर 1920 में महात्मा गांधी द्वारा चलाए जा रहे अहिंसा आंदोलन में भाग लिया, जिसमें गांधी जी सभी विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर रहे थे। लेकिन जब 1921 में चोरी चौरा में हुई हिंसात्मक गतिविधि के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन बंद किया और किसानों का साथ नहीं दिया, तब इस बात का इन पर बहुत गहरा असर पड़ा और इस घटना के बाद वे चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व वाले गदर दल का हिस्सा बन गए। काकोरी कांड में रामप्रसाद बिस्मिल सहित 4 क्रांतिकारी को फांसी व 16 अन्य को कारावास की सजा से भगत सिंह इतने ज़्यादा बेचैन हुए कि चंद्रशेखर आज़ाद के साथ उनकी पार्टी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को एक नया नाम दिया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। इस संगठन का उद्देश्य सेवा, त्याग और पीड़ा झेल सकने वाले नवयुवक तैयार करना था। इसके बाद भगत सिंह फिर लाहौर वापस आ गए। यहाँ आकर वह अखंड भारत के लिए देशभक्ति की भावना नौजवानों में संचारित करने लगे। इसी बीच 1926 में दशहरा मेले में एक बम से हमला हो गया। उसी दौरान पुलिस काकोरी में ट्रेन से लूटे गए सरकारी खजाने के सुराग पता लगाने के लिए क्रांतिकारियों को पकड़ रही थी। इन्हीं दोनों घटनाओं के सिलसिले में पुलिस ने भगत सिंह को गिरफ्तार कर लिया। भगत सिंह को 15 दिनों तक हिरासत में रखने के बाद किशोर सुधार केंद्र भेज दिया गया। मुकदमा चला तो उच्च न्यायालय ने उन्हें 60,000 रुपयों की जमानत पर रिहा कर दिया। हालांकि सरकार के पास भगत सिंह के खिलाफ कोई सबूत ही नहीं था, इसलिए यह केस भी यहीं समाप्त हो गया। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के निष्क्रिय होने के बाद कानपुर के विजय कुमार सिन्हा और लाहौर के सुखदेव के साथ मिलकर भगत सिंह एक नए क्रांतिकारी दल को संगठित करने में लग गए। 8 और 9 सितंबर 1928 को दिल्ली के कोटला फिरोजशाह में एक बैठक बुलाई गई। इसमें बिहार से 2, पंजाब से 2 और 1 राजस्थान से और 5 संयुक्त प्रांत से प्रतिनिधि मौजूद थे। चंद्रशेखर आज़ाद के पीछे अंग्रेज हाथ धोकर पड़े थे, इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से उन्हें आने के लिए मना कर दिया गया। सुखदेव और फर्नांडिन नाथ बोस और मनमोहन बनर्जी भी इस बैठक में शामिल थे। यहीं से चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह के नेतृत्व वाले हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई। भगत सिंह दिसंबर 1928 में कोलकाता पहुंचे। उस वक्त वहां कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था। कोलकाता में उनकी मुलाकात त्रैलोक्य प्रतुल चंद गांगुली, फर्निंडानंद बोस और यतीन्द्र नाथ दास से हुई। यहाँ उन्होंने सेंट्रल असेंबली वर्तमान संसद में एक बड़ा धमाका करने की योजना बनाई। इसके बाद भगत सिंह ने राजगुरु के साथ मिलकर 17 सितंबर 1928 को लाहौर में सहायक पुलिस अधीक्षक रहे अंग्रेज अधिकारी जेपी साडस को मारा। इस कार्रवाई में
क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद ने भी उनकी पूरी सहायता की। इसके बाद भगत सिंह ने अपने क्रांतिकारी साथी बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर अलीपुर रोड स्थित ब्रिटिश भारत की तत्कालीन सेंट्रल असेंबली के सभागार में 8 अप्रैल 1929 को अंग्रेज सरकार को जगाने के लिए बम और पर्चे फेंके। बम फेंकने के बाद वहीं पर उन दोनों ने अपनी गिरफ्तारी भी दी। चंद्रशेखर आज़ाद, यतीन्द्र नाथ दास, सुखदेव, बटुकेश्वर दत्त और विजय कुमार सिन्हा के साथ उन्होंने इस योजना पर काम करना शुरू कर दिया। अपने बनाए गए बमों को इन क्रांतिकारियों ने झांसी में परीक्षण किया और वह सफल रहा। केंद्रीय असेंबली में उन दिनों जन सुरक्षा बिल और औद्योगिक विवाद बिल पर बहस चल रही थी। जन सुरक्षा बिल 6 सितंबर 1928 को पेश किया गया था। इसका मकसद क्रांतिकारी गतिविधि पर रोकथाम लगाना था। हालांकि यह नामंजूर हो गया। फिर जनवरी 1929 में फेरबदलों के साथ फिर से बिल असेंबली में लाया गया, जबकि औद्योगिक विवाद बिल मजदूरों का हड़ताल पर जाने से रोकने के लिए 4 सितंबर 1928 को लाया गया था। सदन ने उसे सिलेक्ट कमेटी को भेज दिया और कुछ बदलाव के साथ 2 अप्रैल 1929 को बहस के लिए पेश किया। सुधारों के बावजूद भी दोनों प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित नहीं हुए। वायसराय ने अपने विशेष अधिकार से उन्हें कानून का रूप दे दिया। इसकी घोषणा 8 अप्रैल 1929 को असेंबली में की जानी थी। उसी दिन भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त असेंबली में मौजूद थे। लाला लाजपत राय की हत्या का दोषी सायरन भी इस दिन असेंबली की कार्रवाई देखने आया था। भगत सिंह ने एक साथ 2 बम पीछे की तरफ फेंक दिए जिससे किसी की जान को हानि न हो। उसके बाद उन्होंने पिस्तौल से 2 गोलियां हवा में डाली। इसी के साथ भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। भगत सिंह ने गोलियों से भरी अपनी पिस्तौल नीचे रख दी। वे दोनों चाहते तो भाग सकते थे, लेकिन उन्होंने स्वयं को पुलिस के हवाले कर दिया। दिल्ली में 4 जून 1929 को उनके मुकदमे की सुनवाई शुरू हुई और सेशन जज मिडल्टन ने 10 जून को उन्हें आजन्म कारावास का फैसला सुनाया। भगत सिंह को मियावली जेल और बटुकेश्वर को लाहौर सेंट्रल जेल भेज दिया गया। इसी दौरान उन पर 10 जुलाई 1929 को लाहौर में सहायक पुलिस अधीक्षक साडस की हत्या का मुकदमा चला। वहीं भगत सिंह ने विरोध स्वरूप न्यायालय में पेशी के लिए आना भी बंद कर दिया, जिसके बाद गवर्नर जनरल इरविन ने 1 मई 1930 को लाहौर षड्यंत्र केस पर एक अध्यादेश जारी किया, जिसके अंतर्गत 3 जजों का विशेष न्यायाधिकरण बनाया गया। इसे अधिकार दिया गया कि वे अभियुक्त की अनुपस्थिति में मुकदमा चला सकते हैं। शुरू के दिनों में भगत सिंह और अन्य क्रांतिकारियों ने इस कार्यवाही में हिस्सा लिया। वे वहां 12 मई 1930 को गए और देशभक्ति के गीत गाने लगे। ब्रिटिश सरकार को यह नागवार गुजरा और वहां पुलिस द्वारा उन्हें पीटा जाने लगा। इस घटना के बाद वे कभी अदालत में नहीं गए। वायसराय ने एक नए अध्यादेश से दूसरा विशेष न्यायाधिकरण बना दिया। इस न्यायाधिकरण के आगे भी कोई क्रांतिकारी अदालत में पेश नहीं हुआ। बिना अभियुक्तों के 3 महीनों तक कार्यवाही चली और 26 अगस्त 1930 को समाप्त हो गई। न्यायाधिकरण का फैसला 7 अक्टूबर 1930 को सुनाया, जिसमें भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा दी गई। भगत सिंह और उनके साथियों को 24 मार्च को फांसी दी जानी थी, लेकिन उन्हें निर्धारित समय से 11 घंटे पहले फांसी पर लटका दिया गया। जैसे ही ये खबर फैली, भारतीय जनता में आक्रोश और सदमा छा गया। न्यूयॉर्क में डेली वर्कर अखबार ने इस फांसी को ब्रिटिश लेबर सरकार के सबसे खूनी काम की संज्ञा दी। महात्मा गांधी को, जो उन दिनों कराची की यात्रा पर थे, इन फांसियों के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। जैसे ही गांधी जी की ट्रेन कराची स्टेशन पर पहुंची, प्रदर्शनकारियों ने उनके हाथ में विरोध जताने के लिए काले फूल पकड़ा दिए। उन पर आरोप लगे कि उन्होंने भारत के भविष्य के बारे में होने वाली बातचीत में लॉर्ड इरविन के सामने भगत सिंह को फांसी न दिए जाने की शर्त नहीं रखी। जब फैसले का दिन आया, तब भगत सिंह के साथ साथ उनके 2 और साथी सुखदेव और राजगुरु भी चल रहे थे। उन तीनों ने अंग्रेज सरकार से अनुरोध किया था कि राजनीतिक कैदियों के उनके दर्जे को देखते हुए उन्हें साधारण अपराधियों की तरह फांसी पर चढ़ाकर गोलियों से मारा जाए, लेकिन अंग्रेज सरकार ने उनके इस अनुरोध को ठुकरा दिया था। भगत सिंह उन तीनों के बीचों बीच चल रहे थे, सुखदेव उनके बाईं तरफ और राजगुरु उनके दाहिनी तरफ। भगत सिंह ने फांसी से पहले फंदे को चूमा। सतविंदर जस अपनी किताब
द एग्जीक्यूशन ऑफ भगत सिंह में लिखते हैं, इस क्षण को महसूस करने के लिए भगत सिंह ने अपनी ज़िंदगी देश के लिए न्यौछावर कर दी, बल्कि उन्होंने इस क्षण का बाकायदा इंतजार किया था, इसकी योजना बनाई थी। फांसी के फंदे को उन्होंने खुद अपने गले में पहना था। भगत सिंह के बाद राजगुरु और सुखदेव के गले में भी फांसी के फंदे पहना दिए गए थे। उन्होंने भी पहनाए जाने से पहले फंदे को चूमा था, उनके हाथ और पैर बांध दिए गए थे। कुलदीप नैयर अपनी किताब विदाउट फेयर द लाइफ एंड ट्रायल ऑफ भगत सिंह में लिखते हैं, जल्लाद ने पूछा था कौन पहले जाएगा। सुखदेव ने जवाब दिया था, मैं सबसे पहले जाऊंगा। जल्लाद ने एक के बाद एक 3 बार फांसी का फंदा खींचा। तीनों के शरीर बहुत देर तक फांसी के तख्ते से लटकते रहे थे। पहले योजना थी कि इन तीनों का अंतिम संस्कार जेल में ही किया जाएगा, लेकिन फिर सोचा गया कि उठते हुए धुएं को देखकर बाहर खड़ी भीड़ उत्तेजित हो जाएगी, इसलिए तय किया गया कि उनका अंतिम संस्कार सतलज के तट पर कसूर में किया जाएगा। रातों रात जेल के पिछवाड़े की दीवार तोड़ी गई, वहां से एक ट्रक को अंदर लाया गया। इन तीनों के पार्थिव शरीर को घसीटते हुए ले जाकर उन ट्रकों में फेंक दिया गया। मनमथ नाथ गुप्त अपनी किताब हिस्ट्री ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट में लिखते हैं, सतलज नदी के तट पर 2 पुजारी उन शवों का इंतजार कर रहे थे। उन तीनों के मृत शरीर को चिता पर रखकर आग लगा दी गई। जैसे ही भोर होने लगी, जलती चिता की आग बुझाकर आधे जले हुए शरीरों को सतलज नदी में फेंक दिया गया। बाद में इस जगह की शिनाख्त चौकी नंबर 201 के रूप में हुई। जैसे ही पुलिस और पुजारी वहां से हटे, गांव वाले पानी के अंदर घुस गए। उन्होंने अध जले शरीर के टुकड़ों को पानी से निकाला और फिर ढंग से उनका अंतिम संस्कार किया। 23 मार्च 1931 को शाम 7:33 पर इन्हें फांसी दी गई थी। दोस्तों, आज के एपिसोड में कहानी यहीं तक। फिर मिलते हैं किसी नए एपिसोड में किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।